अब इसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती है, वो आयुर्वेद की ही दवाइयाँ यूज़ होती है। हाँ, आयुर्वेद की ही दवाइयाँ यूज़ होती है। लेकिन इन दवाइयों को बनाना या फिर इन दवाइयों को यूज़ करना, ये जो विज़न है, वो संहिता से ही लिया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से और कैलकुलेटेड है। यानी कब कौन-सा चीज़ बिगड़ा है, उसके हिसाब से उतना ही दवाई देने के बाद हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो आपके सामने जो लिस्ट दिख रही है, इसमें से जो 20-25 द्रव्य है या कल्प है, ये कल्प अगर आपके क्लिनिक में है, तो आप सर्दी-खाँसी से लेके कैंसर तक के किसी भी पेशेंट की चिकित्सा कर सकते हो। और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, और कौन-सी अवस्था में कौन-सी दवाइयाँ देनी है, वो सब सोच-विचार करने के बाद। अब आयुर्वेद जो है, उसको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करोगे, तो आपका विज़न डेवलप होने लगेगा। इसमें जो नाम लिखे हैं दवाइयों के, वो नाम स्वर्गीय जो दातार शास्त्री थे, उन्होंने लिखे हुए नाम हैं और उन्हीं के हिसाब से हम इनको यूज़ करते हैं। ये द्रव्य जो है, वो आपको बनाने में भी आसान है। इनको कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सारी पद्धति जो है, वो आगे के हम व्याख्यानमाला में देखते जाएँगे और इनका यूज़ कैसे करना है, वो भी हम सीखते जाएँगे। अब कल्प की निश्चिति कैसे करनी है? तो बहुत सी बार क्या होता है, हम कल्प की निश्चिति तो करते ही नहीं है। हम जो पेशेंट आया है, उसको उस कल्प के अंदर हम बिठा देते हैं। जैसे मान लो कि आपने अगर मान लो आज कुछ सूत-शेखर नाम का कल्प पढ़ लिया। जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो वो सूत-शेखर जो आपने पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से आप पेशेंट में लक्षण ढूँढने लगते हो और उस पेशेंट को आप सूत-शेखर दवाइयाँ दे के, मैंने बहुत अच्छी चिकित्सा दी, ऐसे आप सोचने लगते हो। बहुत सी बार होता क्या है कि जो द्रव्य है या कल्प है, वो हमने कितने भी पढ़े हैं, कितने भी व्याधियों की संप्राप्तियाँ पढ़ी है, चिकित्सा करते समय हम ऐसे ही चिकित्सा करते हैं, जिस तरह से हमें करनी है। तो हम क्या करते हैं, कोई अम्ल-पित्त का पेशेंट आए, पित्त प्रधान व्याधि का पेशेंट आए, एसिडिटी हो रही है बोल रहा है, या फिर पित्तज लक्षण दिख रहे हैं, तो हम सूत-शेखर देना शुरू कर देते हैं। अब हर केस में सूद-शेखर तो काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम चिकित्सा करते हैं। तो ये जो पद्धति है, ये हमें चेंज करनी है। अब ये चेंज करनी है तो किस तरह से चिकित्सा करनी है? इसके लिए मैंने आपके सामने 2 योग रखे हैं। एक योग का नाम है रजनी योग और दूसरे योग का नाम है लघु सूद-शेखर। रजनी योग जो है, वो गैरिक और हरिद्रा, इन दोनों से बना हुआ कल्प है। लघु सूत शेखर जो है, वो गैरिक और शुंठी, इन दोनों से बना हुआ योग है। अब इसमें जो हरिद्रा है, वो अम्लधर्मी है। शुंठी जो है, वो क्षारधर्मी है। यानी क्या क्या हो गया, रजनी योग जो है, वो अम्लधर्मी योग है। लघु सूत शेखर जो है, वो क्षारधर्मी योग है। अब हमें हमने तो देखा है कि क्षार और अम्ल, ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो मधुरता उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर रजनी योग अम्ल प्रधान है, तो कोई क्षार प्रधान व्याधि है, क्षार प्रधान प्रकृति है, क्षार प्रधान काल है, क्षार प्रधान अवस्था है। इन सारी व्याधियों में, इन सारी अवस्थाओं में अगर हम अम्लधर्मी रजनी योग का यूज करते हैं, तो शरीर में माधुर्य उत्पन्न हो जाता है, यानी कि स्वस्थता आ जाती है। वैसे ही लघु शुद्ध शेखर का यूज अगर हम अम्ल प्रधान अवस्थाओं में करेंगे, तो उसमें भी क्षारीय होने के कारण लघु शुद्ध शेखर और अम्लता प्रधान व्याधि या व्याधि की अवस्था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके मधुरता यानी स्वस्थता उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए जो क्षार प्रधान व्याधि है उसमें रजनी योग देना है, और अम्ल प्रधान व्याधियां है उसमें लघु शुद्ध शेखर देना है। अब क्षार प्रधान और अम्ल प्रधान व्याधियां कौन सी हो सकती है? तो सिंपल एग्जांपल है, अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा अंदर से जलन हो रही है, बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, जो दाह मुझे लग रहा है कि अंदर से आग लगी है, ऐसा अगर पेशेंट बोल रहा है, तो वो क्षार प्रधान उष्णता के लक्षण है। उसमें हम ये रजनी योग का यूज करेंगे, तो उस पेशेंट में हमें ये रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जब ये दाह अंदर से बाहर तक दिखने लगता है, तो शरीर जो है उसमें ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखना शुरू हो जाता है, कार्ष्ण्य आ जाता है, कृशत्व आने लगता है। तो ऐसे जो कार्ष्ण्य कृशत्व वाले जो पेशेंट हैं, उनमें रजनी योग का उपयोग करने से उनकी चिकित्सा हो जाती है। अतिसार जो व्याधि है,
उसमें द्रव बहुलता रहती है, और ये जो द्रव महाभूत या द्रव प्रधानता जो है, ये सारी जो है वो शरीर में बढ़ गई है। अब ये बढ़ गई है, द्रवत्व जब बढ़ेगा तो अम्लता बढ़ेगी। अब इसी अम्लता को रोकने के लिए शुंठी का यूज अगर हम करेंगे, क्षारधर्मी उष्णता का यूज करेंगे, तो अतिसार व्याधि की चिकित्सा होनी आसान हो जाती है। अब लास्ट में हम एक व्याधि में पांचभौतिक दृष्टिकोण देखेंगे। तो ये जो व्याधि है, इसमें हमने आमवात व्याधि लिया है। अब आमवात व्याधि जब भी कभी होता है, तो उसमें क्या होता है, शरीर में द्रवत्व बढ़ता है, स्निग्धत्व बढ़ता है, शैथिल्य बढ़ता है, स्त्यानता, पैच्छिल्य, गुरुता, ये जो कफ और आम के समान लक्षण हैं, ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। उसी में आम की संचिति होती है, स्रोतोस्सुम का अवरोध होने लगता है। अब शरीर में अगर ये अवस्था हो गई है, तो इसका मतलब ही क्या है, हमें चिकित्सा करते समय अग्नि का दीपन करना पड़ेगा, आम का पाचन करना पड़ेगा, स्रोतोस्सुम का शोधन करना पड़ेगा, रुक्षत्व, उष्णत्व, लघुत्व लाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये जो कोशिशें हैं, ये हम करते ही है हमवात की चिकित्सा करते समय, लेकिन हम जो दवाइयों का यूज करते हैं, उसके पीछे आमवात की चिकित्सा करनी है, यही एक टारगेट रहता है। आमवात की कौन सी अवस्था है, कौन से अवस्था के भेद के अनुसार मुझे किस चीज का यूज करना है, वो चीजें हम देखना रह जाते हैं। इसीलिए कभी कभी पेशेंट ठीक होने के बाद भी हमारी उपाय योजना शुरू रहती है, और पेशेंट जो है वो अलग व्याधि में जाकर इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके शरीर में अलग व्याधि शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आमवात की चिकित्सा करते समय सर्वप्रथम उसमें जो द्रवत्व, स्निग्धत्व है, उसका शोषण करना जरूरी है। अगर इसका शोषण हो जाएगा, तो द्रवत्व, स्निग्धत्व, स्त्यानता, पैच्छिल्य, ये द्रव प्रधान जो सारे लक्षण हैं, वो सारे लक्षण सिकुड़ जाएंगे। जैसे ही ये सिकुड़ जाएंगे, तो आमवात के पेशेंट में जो शोथ है, शैथिल्य है, उसकी चिकित्सा हो जाएगी। अब ये शोथ और शैथिल्य जो है, इसकी चिकित्सा होने के बाद उसमें क्या है कि जब तक ये व्याधि रहता है, तब तक शरीर में ये शिथिलता भी उत्पन्न करता है, और शरीर जो है उसके जो कर्म हानि है वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब अगर किसी चीज में कर्म हानि हो जाती है, तो उसको भी तो हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें स्थिरीकरण लाना पड़ेगा, पाठ्यकरण लाना पड़ेगा। तो ये चीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अवस्था जब चेंज हो जाएगी, तो हमें द्रव्य भी चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में चिकित्सा करते जाते हैं, और फिर वो चिकित्सा सफल नहीं होती है। पांचभौतिक चिकित्सा में इसकी जो सामावस्था है या प्रथम अवस्था है, जिसमें द्रवत्व और स्निग्धत्व है, उसमें हमें क्या करना है, तो श्वदंष्ट्रादि गुगुल या फिर गुक्षुरादि गुगुल, लेकिन ये परिवर्तित पाठ है उसका, उसका हमें यूज करना है। दूसरा यूज करना है लशुनादि वटी का, और तीसरा है ज्वरघ्न योग। अब ये ज्वरघ्न योग जो है, वो लक्ष्मी नारायण रस ही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे रस सिंदूर ऐड किया गया है, और दंती की और त्रिफला की जो भावनाएं थी, वो भावनाएं उसमें से हटा दी है। क्यों? क्योंकि पांचभौतिक दृष्टिकोण से हमें वो कल्प जो था वो बनाना था, और उस योजना के अनुसार ये योग बनाया गया है। अब गोक्षुरादि गुगुल या श्वदंष्ट्रादि गुगुल जो है, वो क्या करेगा, मूत्र से क्लेद का निर्हरण करेगा। लशुनादि वटी जो है, वो उसमें 5 रस है। रसोन में, रसोन मतलब एक रस उन है, उसमें कम है। अब ये जो है वो अम्ल रस उसमें कम है, यानी ये क्षार प्रधान है। तो ये जो लशुनादि वटी जो क्षार प्रधान है, वो क्या करती है, अम्ल प्रधान जो चीजें शरीर में बन गई है, उनके साथ में संप्राप्ति का विघटन करके मधुरता या स्थैर्य लाने की कोशिश करती है। ज्वरघ्न योग जो है, वो सूक्ष्म रूप से शरीर का शोधन करता है, और जहां जहां पर ये संचिति हुई है दोषों की, उसका निर्हरण करता है। अब ये सब होने के बाद जैसे ही सामावस्था खत्म हो जाती है, द्रवत्व कम हो जाता है, स्निग्धत्व कम हो जाता है,
शोथ कम हो जाता है, उसके बाद में हमें स्थिरीकरण, दार्ढ्यकरण करना ज़रूरी है। नहीं तो वो पेशेंट जो है वो फिर से अच्छी तरह से चल फिर नहीं पाएगा। तो ये जब निरामावस्था आएगी, तब हमें क्या करना है, लशुनादि के जैसा स्ट्रॉन्ग कल्पक, क्षारीय कल्प यूज़ नहीं करना है। उस जगह पर हम क्षार प्रधान लेकिन ब्रूहण करने वाला गैरिक के साथ जुड़ा हुआ लघु सूचेकर कल्प जो है उसका यूज करना है। और पद्मक किट्ट जिसमें पद्म काष्ठ और मंडूर इसकी उपाय योजना की है, इसका प्रयोग करना है, जो शरीर में दार्ढ्य कर काम करेगा, स्थिरीकरण लाएगा, अस्थियों का संधान करेगा, संधियों का संधान करेगा। तो ये करने के बाद व्याधि जो है उसको हम पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब ये सब करते समय हमें क्या चाहिए कि रुग्ण की व्याधि अवस्था, रुग्ण की पांच भौतिक दृष्टि से प्रकृति कौन सी है और उसका हमें आकलन कितना हुआ है, उसके ऊपर ये चिकित्सा करना संभव है। तो यही सारी चीजें करने के लिए हमें पांच भौतिक चिकित्सा जो है उसका अगर दृष्टिकोण मिल जाए तो संहिताओं का अध्ययन और चिकित्सा ये दोनों चीजें आसानी से हो सकती है। तो पांच भौतिक चिकित्सा के मैंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं कि इस पद्धति का उपयोग करने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये फायदे मुझे हुए हैं। सबसे पहला तो ये फायदा है कि संहिताओं में जो भी कंसेप्ट्स दिए हैं, जो हमें ऐसे लगता है कि हाँ लिखा होगा बस, क्या पता अब ऐसा होता भी है कि नहीं, वो सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जब भी कभी आप पेशेंट ट्रीट करने जाते हो, तो आप पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच रखते हो, और पेशेंट को ट्रीट करने का जो आपका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है वो भी कंफर्म होता है। मुझे किस अवस्था में क्या करना है, कौन सी अवस्था शुरू है, उसकी प्रकृति क्या है, कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, कौन सी दवाइयों का अच्छे से यूज करना है, ये सारा जो है वो अपने अपने खाने में जाके सेपरेट होके आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। और तीसरा है कि अगर 20-25 दवाइयों से अगर मैं मैक्सिमम चीजें ट्रीट कर सकता हूं, तो उनको बनाना भी आसान है, तो मेरा ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पर जैसे यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड है, तो इनके क्षारीय उष्णता में कौन से द्रव्य यूज करने हैं, इनके अम्लीय उष्णता में कौन से द्रव्य यूज करने हैं, इनका सेपरेशन है। अगर भरण पोषण उत्सर्जन बिगड़ा हुआ है तो उसमें क्या करना है, अगर क्षारीय प्रकृति है तो उसमें कौन से द्रव्य यूज करने हैं, अगर अम्ल प्रकृति है तो उसमें कौन से द्रव्य यूज करने हैं। ऐसा अगर सेपरेशन मेरे पास अवेलेबल है तो चिकित्सा करते समय मैं कम से कम दवाइयों में से ज्यादा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर सकता हूं। और यही हमारा कर्म है कि सामने आए हुए पेशेंट को हमें जल्द से जल्द ठीक करना है, तो ही वो हमारे आयुर्वेद की महती जो है वो आगे जाके प्रोपेगेट कर पाएगा। और अगर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है तो जो बचा हुआ कॉस्ट है उसको आप अच्छे कामों में भी लगा सकते हो। तो ये जो तीन है चीजें, इनकी वजह से पांचभौतिक चिकित्सा करना सबसे आसान तरीका है।